Namaste students, I am Jevin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. So today we are going to discuss on our topic that is object-oriented analysis and design. And basically among that we just discuss on our topic object-oriented modeling technique using UML. So हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या कहता है. ठीक है, वैसे हम लोगों का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग बेस्ड ऑन यूएमएल एंड देयर नोटेशंस एंड डायग्राम्स एंड रिलेशनशिप अमंग देम. सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग टेक्निक के बारे में आप पढ़ते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन क्या है. तो देखो हम कॉमन एक टर्म यूज लेते हैं जिसको हम लोग बोला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन. तो ये क्या है? इट इज ए टेक्नोलॉजिकल अप्रोच फॉर एनालाइजिंग डिजाइन एंड designing an application system or business by applying object oriented programming. ठीक है, तो आप क्या करो, एक टेक्निकल अप्रोच यूज ले रहे हो. ये क्या है? एक टेक्निकल अप्रोच है जिसकी मदद से आप क्या करो, एनालाइज करो, डिजाइन करो. किस चीज को एनालाइज डिजाइन करो? किसी एप्लीकेशन को, किसी सिस्टम को या किसी बिजनेस मॉडल को. ठीक है, और उसके अंदर आप क्या लगाते हो? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लगाते हो. ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, द आउटपुट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एक्टिविटीज. मतलब ये जब आप ये यूज करते हो, ठीक है, तो उसका आउटपुट क्या होता है, इसके अंदर क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है. इसके अंदर दो, तो ये खुद दो एक्टिविटीज इन्वॉल्व करता है, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग मॉडल्स. ठीक है, सो हम लोग उसके बारे में हम देखते हैं, या एक्स्ट्रा कंटेंट है जो आप लोग पढ़ लीजिएगा. तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस से आप क्या मतलब समझते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए द पर्पस ऑफ द एनालिसिस एक्टिविटीज इन द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल. सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के अंदर आप जो एनालिसिस एक्टिविटी यूज करते हो तो उसका पर्पस क्या है? इज टू क्रिएट मॉडल ऑफ द सिस्टम्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट. मतलब जो सिस्टम की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग एक मॉडल क्रिएट करना. ठीक है, ऐसा मॉडल जो इंडिपेंडेंट हो उसके इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट से. ठीक है, तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस. अब जो आपके दो टर्म चलती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड ट्रेडिशनल एनालिसिस. ठीक है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड अदर फॉर्म ऑफ एनालिसिस इज दैट. तो इनके डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? तो ये दीज आर डिफरेंशिएटेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर क्या होता है, वी ऑर्गेनाइज रिक्वायरमेंट्स अराउंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, विच इंटीग्रेट बोथ बिहेवियर एंड स्टेट्स. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट को कुछ इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं. तो ऑब्जेक्ट के अराउंड ऑब्जेक्ट का यूज लेते हुए हम लोग रिक्वायरमेंट को कुछ इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि उसके अंदर हम क्या करें, जो उसके बिहेवियर और उसके स्टेट्स है उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं. मतलब उसके जो प्रोसेसेस है वो क्या प्रोसेस यूज ले रहा है, वो कौन से डाटा को यूज ले रहा है, उसको हम कंबाइन करते हैं. जबकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो अदर अप्रोच है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो उसके दो एक्सपेक्ट्स है, ये लाइक उसके प्रोसेस और उसके डाटा है, उसको हम सेपरेटली यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल डाटा में बी मॉडल बाय ईआर डायग्राम. जैसे डाटा क्या है, जैसे अब जो हम जो ट्रेडिशनल जिसकी बात करें, तो उस ट्रेडिशनल के अंदर क्या होता है, देखो, तो उस ट्रेडिशनल के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि डाटा के बारे में हमने यहाँ क्या बात करी, दो चीज लिए, एक तो स्टेट और एक बिहेवियर. ठीक है, स्टेट मतलब डाटा, बिहेवियर मतलब प्रोसेस. तो जैसे हम डाटा को तो मॉडल कर सकते हैं किसकी मदद से, ईआर डायग्राम की मदद से. और जो बिहेवियर है वो मॉडल कर सकते हैं किसकी मदद से, फ्लो स्ट्रक्चर चार्ट की मदद से हम बिहेवियर को पता लगा सकते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैसी चीज है, ये एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर इस तरह से एनालिसिस करते हैं कि जो प्रोसेस और डाटा है वो दोनों को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग. ठीक है, सो कॉमन मॉडल्स यूज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस आर ऑब्जेक्ट मॉडल यूज केसेस. तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के लिए बेसिकली क्या कॉमन मॉडल आप यूज करते हो. ठीक है, तो उसके लिए आप यूज करते हो, आप एक तो कॉमन ऑब्जेक्ट मॉडल को अभी हम आगे पढ़ेंगे, और एक सिंपल है, एक यूज केसेस यूज करते हो. ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें आप यूज कर सकते हो, लाइक सो यूज केसेस आप लेते हो और एक क्लास डायग्राम का भी आप इसमें यूज ले सकते हो. ठीक है, तो अब देखो, अब ये क्या है, तो ऑब्जेक्ट मॉडल डिस्क्राइब्स द नेम. तो ये जो आप ऑब्जेक्ट मॉडलिंग कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट मॉडल ये जिसके बारे में हमने बात करी, तो ये क्या करता है, तो ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है, डिस्क्राइब्स द नेम क्लास. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है, एक तो ऑब्जेक्ट मॉडल और एक सिंपल हो गया आपका यूज केसेस. तो ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर क्या होता है, वो क्या डिस्क्राइब करता है, उस चीजों का नेम और क्लास. ठीक है ना, जैसे हम क्लास डायग्राम में हम यूज करते हैं ना कि क्लास कौन सी है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट कौन से, उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट कौन से, उससे रिलेटेड ऑपरेशंस कौन से. ठीक है ना, तो क्लास हम लोग लेते हैं, उसका नेम लेते हैं, उसके ऑपरेशंस लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज लेते हैं. ठीक है, ये होता है आपका. फिर नेक्स्ट हम लोगों के पास में है
कि देखो कि हम ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस हो गया। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग से क्या मतलब समझते हो? तो यहाँ पे डिजाइनिंग के अंदर क्या होता है, डेवलपर applies implementation constraint to the conceptual model produced in object oriented analysis। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में आपके पास जो मॉडल प्रोड्यूस हुआ है, तो उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, कंस्ट्रेंट्स लगाते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर जो आपके पास मॉडल आया है, तो उस मॉडल के ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स लगाते हो ताकि आप कंसेप्चुअल मॉडल्स को देख पाओ, ठीक है। तो सच कंस्ट्रेंट को इंक्लूड, अब क्या कंस्ट्रेंट लगाते हो, वो कंस्ट्रेंट हो सकते हैं किससे रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, कौन सा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है, उसके अंदर स्टोरेज कैसा है, उसका ट्रांजेक्शन कैसा है, यूजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम एंड लिमिटेशन इम्पोज बाय बजट एंड टाइम, ठीक है। सो कंसेप्ट्स इन द एनालिसिस मॉडल which technology independent concepts, तो concepts in the analysis model which is क्या हो सकते हैं, concept technology independent are mapped into implementing classes and interfaces resulting in model of the solution domain। तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप जो भी आपका टेक्नोलॉजी एनालिसिस मॉडल, उन सबसे रिलेटेड क्या है, क्लासेस और इंटरफेस बनाते हो ताकि क्या है, एक सोल्यूशन डोमेन आपको मिल सके, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हम क्या लगाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग में। तो हम लोगों ने ये देखा है कि डिजाइनिंग के अंदर हम क्या है, ये कंस्ट्रेंट लगा मान के चलते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट कैसी है। उसके सिवा ये और क्या इंक्लूड करते हैं, ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को इंक्लूड करता है, उसके अंदर आर्किटेक्चर पैटर्न कौन सा लग रहा है उस चीज को देखता है, उसका डिजाइनिंग पैटर्न क्या है उस चीज को देखता है, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें आप बनाते हो किसकी मदद से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रिंसिपल की मदद से, ठीक है। तो और अब ये देखो, फिर ये हम लोगों के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। अब हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग की। तो मॉडलिंग क्या है, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग इज अ कॉमन अप्रोच टू मॉडलिंग एप्लीकेशन सिस्टम एंड बिजनेस डोमेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक कॉमन अप्रोच है जिसकी मदद से आप क्या करो, जो आपकी आप क्या कर रहे हो, मॉडल कर रहे हो, किस चीज की मॉडलिंग कर रहे हो, सिंपल एप्लीकेशंस की, सिंपल सिस्टम की और बिजनेस डोमेन्स, उन चीजों की आप मॉडलिंग करने की कोशिश करो, लेकिन किसकी मदद से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम की मदद से, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या करते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम थ्रू आउट द एंटायर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और पूरी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इस चीज का आप यूज करते हो। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग के अंदर मेन टेक्नोलॉजी किस चीज के लिए यूज करते हो, दोनों चीजों के लिए यूज करते हो, दोनों चीजों से डिपेंडेंट करती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मॉडलिंग ऑफ द डायनेमिक बिहेवियर लाइक बिजनेस प्रोसेसेस एंड यूज केसेस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग टिपिकली डिवाइड्स द वर्क एस्पेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग के अंदर जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर क्या करो, बेसिकली हम एस्पेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड करें। पहला क्या है, मॉडलिंग ऑफ डायनेमिक बिहेवियर लाइक बिजनेस प्रोसेसेस एंड यूज केसेस। तो यो यूज केसेस आप यूज ले रहे हो, ठीक है। और उसके सिवा वो जो डायनामिक बिहेवियर है आपके बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर और यूज केसेस के अंदर, तो उस चीज की आप मॉडलिंग कर रहे हो। और या फिर क्या करो, मॉडलिंग ऑफ स्टैटिक स्ट्रक्चर्स लाइक क्लासेस एंड कंपोनेंट्स, या फिर क्लासेस और उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स, उसकी मॉडलिंग आप करके चल रहे हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग बेसिकली सिर्फ दो चीजों पे फोकस करा है, किसकी, एक तो आपका सिंपल जिसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, एक तो आपका क्लास डायग्राम और एक आपका यूज केसेस। सो क्लास डायग्राम के अंदर क्लास जो यूज ले रहे हो क्लास केसेस का, उसके अंदर क्या कर रहे हो, आप क्लास लेते हो, उसको आइडेंटिफाई करते हो, उससे रिलेटेड आप उसका एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हो, और उस एट्रीब्यूट से रिलेटेड क्या ऑपरेशन हो सकते हैं वो डिफाइन करते हो। जबकि यूज केसेस के अंदर क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका एक्टर कौन है, मतलब उस सिस्टम से कौन रिलेट कर पा रहा है, एक्टर कौन है, और क्या यूज केसेस हो सकते हैं, क्या कंडीशंस हो सकते हैं, जो क्या एक्शंस होते हैं जो परफॉर्म हो सकते हैं। तो उस चीज को आप कंबाइन करते हो, ठीक है। तो क्लासेस और कंपोनेंट्स को आप कंबाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ क्लास डायग्राम, एंड यूज केसेस को आप यूज करते हो विद द हेल्प ऑफ यूज केस डायग्राम, ठीक है। अब देखो, फिर अब इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग करते हैं, तो वो बेसिकली किस चीज को यूज लेता है, वो बेसिकली दो तरह की लैंग्वेज को यूज ले सकता है। एक तो यूनिफाइड मॉड्यूलर मॉडलिंग लैंग्वेज दैट इज यूएमएल, एंड SYSML। ये दो बेसिकली पॉपुलर लैंग्वेजेस है जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूज करती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी हम जो यूएमएल है, इसके अंदर भी हम बेसिकली वही दो चीजें यूज लेके चलते हैं, तो यूज केसेस एंड क्लासेस एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसके दो बेनिफिट्स हैं।
बेसिकली तो दो बेनिफिट्स हम लोग देख सकते हैं कि पहला क्या है, एक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो क्लासेस जो आप यूज ले रहे हो उन सबके जो अलग अलग कंपोनेंट है, जो आपके सिस्टम है जिसमें भी आपने उसको डिवाइड किया है, तो उनके बीच में क्या है, कम्युनिकेशन बहुत सूदिंग बनाने के लिए हम इसको यूज लेते हैं। या फिर यूजफुल एंड स्टेबल एब्स्ट्रैक्शन, मतलब मॉडलिंग यहाँ पे क्या है, हम देखते हैं कि जो हमारा मॉडलिंग कर रहे हैं वो कोडिंग के अंदर हेल्प करती है। मतलब इसके अंदर हम अलग अलग क्वेश्चंस ले सकते हैं कि क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो फर्स्ट, तो इसके अंदर क्या है, इसका मतलब फर्स्ट हम क्या करते हैं, डिटरमाइन द फंक्शनैलिटी द सिस्टम इज प्रोड्यूस विदाउट कंसिडरिंग द इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट। ठीक है ना, सिस्टम की फंक्शनैलिटी हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं बिना किसी इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट के। या फिर हम लोग क्या करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, देन कंसिडर हाउ टू मेक स्पेसिफिक सोल्यूशन टू दीज एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फिर इन एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स को जो हम लोगों ने यूज किया है, तो उसके लिए हम क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, और उसको रिफाइन करते हैं और किसके अंदर, किसी डिटेल डिजाइनिंग के अंदर। फिर उस डिटेल डिजाइनिंग से हम लोग क्या करते हैं, कोड करते हैं। ठीक है, कोड करते हैं एंड कोड्स बाय कंस्ट्रेंट सच एज टेक्नोलॉजी एंड बजट। और उसको फिर हम क्या करते हैं, उन डिजाइनिंग कंस्ट्रेंट को डिटेल डिजाइनिंग निकालते हैं। मतलब आपने रिक्वायरमेंट देखी, उसके एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट में उसको फॉर्म कर लिया, फिर उसको रिफाइन कर रहे हो, फिर उसमें डिटेल डिजाइनिंग लगा रहे हो, उसके बाद उसकी कोडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किस चीज के अंदर, तो बेसिकली किस चीज के अंदर हम यूज करें, क्या बेनिफिट्स इसके, कि यूजफुल एंड स्टेबल एब्स्ट्रैक्शन। तो अच्छे लेवल पे हम एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं कि यूजर को कोई दिक्कत नहीं हो, ताकि आप जहाँ एब्स्ट्रैक्शन लग रहा है वहां पर एब्स्ट्रैक्शन लगा रहे हो, सिर्फ सिस्टम की क्या फंक्शनलिटी जनरेट करा वही दिख रहा है, कि अंदर की प्रोसेस क्या हो रही है वो चीज हमें पता नहीं चल रही। जो सिंपल आपका कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्शन होता है वही यहाँ पे आपका अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो, जो हम लोगों ने बात की सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस मेथोडोलॉजी की, जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो उसको और भी तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखो, अब ये जो हम लोग बात करें, अनलाइक इट्स टू प्रोसीडर्स दैट फोकसेस इधर ऑन द प्रोसेस और डाटा, या तो किस पे फोकस करता है, ये डाटा पे या प्रोसेस पे। एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच कंबाइंस द डाटा एंड प्रोसेसेस। तो ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो यूज कर रहे हैं हम, या क्या है, सिर्फ डाटा और प्रोसेस पे फोकस कर रहा है, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है, इनटू सिंगल एंटिटीज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और इन सबको सिंगल एंटिटी, जो जिसको हम लोगों ने बोला है ऑब्जेक्ट, उसमें हम कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच है, तो वही प्रिंसिपल यूज करती है जैसा कि हम लोगों ने पढ़ते हैं, नॉर्मली पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के नाम से, कि डाटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है ना, ये है आपका बेसिक फाउंडेशन, जो आप किसको फॉर्म कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को फॉर्म करते हैं। अब जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, वापस हम एक अलग सेक्शन में पढ़ लेते हैं कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो ये क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, इट इज द लैंग्वेज इन एन द यूएमएल इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जो किस चीज के लिए यूज हो रही है, जो स्पेसिफाई कर रही है, विजुलाइज कर रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है एंड डॉक्यूमेंट कर रही है किस चीज को, द आर्टिक क्राफ्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम एज वेल एज फॉर बिजनेस मॉडलिंग। ठीक है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए या किसी बिजनेस मॉडलिंग के लिए ये क्या काम करती है, किसी स्पेसिफाई करती है, या फिर विजुलाइज करती है, कंस्ट्रक्ट करती है, या फिर आर्टिक क्राफ्ट्स को डॉक्यूमेंट करती है। ये बेसिकली यूएमएल के अंदर काम करते हैं हम लोग। तो यूएमएल जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो यूएमएल नोटेशन इज यूजफुल फॉर ग्राफिकली डिपिक्टिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन मॉडल। हाँ, अब तो बेसिकली यूएमएल क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट करती है उस सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस सिस्टम को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को, जिसको हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, ग्राफिकल डिपिक्ट करती है किसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस को और डिजाइन को। इट नॉट ओनली शोज यू द स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिस्टम एंड कैप्चर द डिजाइन डिसीजन। ठीक है ना, तो ये सिर्फ सिस्टम की रिक्वायरमेंट और उसके डिसीजन को कैप्चर नहीं करती, बट ऑल्सो प्रमोट्स द कम्युनिकेशन अमंग की पर्संस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एफर्ट। जबकि उसके सिवा जो उस डेवलपमेंट करते टाइम पे जो भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उन सब चीजों के अंदर क्या है, एक कम्युनिकेशन बिठाने का भी काम करती है। ठीक है, अब ये देखो, अब हम इसका एनालिसिस प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्लेम्स दैट द यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में वही आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट लेके चलते हो। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट फिर क्या करते हो, वो जो कंसेप्ट लेके आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस फेज में जा रहे हो, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या प्रोवाइड करता है, ये सूदिंग ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करता है किसके बीच में,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस से लेके उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग तक के फेज में, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से हो रहा है, ये यूएमएल के अंदर हम क्या चीजें यूज करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की हम बात करें जो उसके लिए हम लोग यूएमएल यूज कर रहे हैं। और यूएमएल के अंदर भी बेसिकली तो दो चीजें हम यूज करें जैसे हमने पहले ही पढ़ा, या तो यूज केस मॉडलिंग हो रही है या फिर क्लास मॉडलिंग हो रही है। देखो पहले हमने देखा यूज केस या फिर हमारे पास क्लास मॉडलिंग, ठीक है। तो यूज केसेस के अंदर क्या होता है, जैसे हमने बताया यूज केसेस के अंदर क्या होता है, एक्टर होता है और यूज केसेस होता है। मतलब तो एक्टर क्या है, एक एक्सटर्नल एंटिटी है जो सिस्टम से इंटरेक्ट करती है, ठीक है। और यूज केसेस क्या होते हैं, यूज केसेस रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड एक्शंस, ठीक है। मतलब यूज केसेस का मतलब आप क्या एक्शन परफॉर्म होता है, क्या एक्शन लग रहा है इसके बीच में, एक्टर के बीच में, एक्टर से रिलेटेड क्या एक्शन लग रहा है, उस चीज को आप क्या रिलेट करते हो, ठीक है ना। रिलेट एक्शन इनिशिएटेड बाय एक्टर टू अकम्प्लिश द स्पेसिफिक गोल, और वो एक्शन एक्टर ले रहा है और पर्टिकुलर उससे कोई गोल अचीव हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस है, उसको यूज केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देख सकते हैं कि क्या यूज केसेस लग रहे हैं, तो वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो जैसे हम देख सकते हैं कि व्हाट आर द मेन टास्क परफॉर्म बाय ईच एक्टर, हर एक्टर क्या टास्क परफॉर्म करेगा, तो ये भी आपका यूज केसेस हो सकता है। मतलब आप ये देख सकते हो जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स आई है, तो उस रिक्वायरमेंट को आप फर्दर लाइन बाय लाइन पढ़ो, ठीक है। फिर उसके जब आप उसको पढ़ते हो तो इन क्वेश्चंस के अगर आप आंसर देने की कोशिश करते हो तो उसकी मदद से आप यूज केसेस डिफाइन कर सकते हो। जैसे आप ये देख सकते हो कि एक्टर क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो ये आपका यूज केस हो गया, ठीक है ना। विल द एक्टर लीड और अपडेट एनी इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम, या जो भी आपका लीड एक्टर है या कोई वो कोई सिस्टम रीड कर रहा है, वो कोई इन्फॉर्मेशन रीड कर रहा है या वो कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है सिस्टम को, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो भी आपका क्या यूज केस हो सकता है। अब देखो यूएमएल के अंदर यूज केस मॉडल डिपिक्ट इन यूज केसेस डायग्राम, तो यूज केस मॉडल क्या है, आप ऑब्जेक्ट यूएमएल के अंदर जैसे हमने बताया, ये तो आपका हो गया यूज केस, जो आपका यूज कर रहा है, जो आपका यूज केसेस एक्टर्स को और उसके अंदर लगने वाली यूज केसेस को यूज कर रहा है। फिर उसको अगर आप डिपिक्ट करते हो किसी डायग्राम की मदद से, तो वही आपका यूज केस डायग्राम हो गया। तो जिसके अंदर तो उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर होता है यूज केसेस एंड एक्टर्स ऑफ अ सिस्टम, ठीक है ना। मतलब वो एक्शंस होते हैं और वो एक्टर्स होते हैं जो सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और उसी का एक क्या है, डायग्रामेटिक फॉर्म होता है, ठीक है ना। फिर अब जैसे हम लोगों ने बताया कि इसके अंदर क्या एक रेक्टेंगल लेते हो और एक्टर बाहर होता है, और ये एक पूरा पूरा यूज केसेस क्या किस तरह से लग रहा है उस चीज को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो फिर आपके पास नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि क्लास मॉडलिंग क्या है। तो क्लास मॉडलिंग ये भी यूज यूएमएल के अंदर ही हम पढ़ते हैं, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये भी एक अप्रोच है जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया है। सो एन ऑब्जेक्ट इज मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट पे ही फोकस कर रही है, ठीक है ना। तो बेसिक फंडामेंटल वर्ड है जो चीज है, जो एलिमेंट है जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में ले रहे हैं, which has a well defined role in the application domain and has a state behavior and identity। और वो क्या है, एक बहुत अच्छा उसका रोल है अपनी हमारी एप्लीकेशन के अंदर, और उसका और क्या है, उसका एक पर्टिकुलर स्टेट है, उसके उसका पर्टिकुलर बिहेवियर है, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है। तो हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक देख रहे हैं क्लास। तो क्लास क्या है, क्लास के अंदर क्या है, एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, वो क्या ऑफर कर रही है, वो उसके अंदर क्या है, कुछ एट्रीब्यूट्स है, कुछ ऑपरेशंस है, कुछ मेथड्स लग रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप लग रहे हैं। मतलब जैसे हम क्लास डायग्राम ले लिया, तो उसमें से हम लोग क्या देखते हैं कि क्लास क्या है, उससे रिलेटेड कितने एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स में क्या ऑपरेशंस लग रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या आपके मेथड लग रहे हैं, उसके अंदर उन मेथड्स के बीच में किस तरह से रिलेशनशिप लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग उसके अंदर देखते हैं। तो ए क्लास में यूज अ सेट ऑफ इंटरफेसेस टू स्पेसिफाई द कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन इट प्रोवाइड्स टू इट्स एनवायरनमेंट। या फिर हम इसको देख सकते हैं, क्लास क्या है, एक सेट ऑफ इंटरफेसेस है जो और उस एनवायरनमेंट में अपने इंटरफेसेस को कलेक्ट करती है। तो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग और क्लास मॉडलिंग, तो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग या हमने क्लास मॉडलिंग बोला, ये क्या है, एक की एक्टिविटी है किसके अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है ना। सो इफ द यूज केस अगर मान लीजिए आप देखते हैं कि यूज केसेस में मान लीजिए आपके पास एरर आ गई, तो इसका मतलब देन ऑल इज नॉट लॉस, मतलब जो सारा आपके पास डाटा जो भी है वो सारा लॉस नहीं होगा, लेकिन क्लास मॉडल के अंदर कोई एरर आ जाती तो वो चीज क्या है, लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली यूएमएल। तो अब हम यूएमएल के अंदर हम क्या देखते हैं, एक क्लास होती है जो उसको एक रेक्टेंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं,
उसके अंदर 3 कंपार्टमेंट बना लेते हैं जिसको सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन से आप डिपिक्ट करते हैं, या आप कहीं क्लास डायग्राम अगर हम ऑन देखेंगे तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि क्लास डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो एक आप बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है, एक क्लास बना लिया आपने, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, फिर उसके अंदर क्या उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, फिर उससे रिलेटेड बॉटम के अंदर आ जाएगा क्लास का नाम आ जाएगा, फिर उसमें लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स आ जाएगी, फिर उस एट्रीब्यूट से रिलेटेड ऑपरेशन आ जाएंगे। तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब देखो, अब हम कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज को क्लास डायग्राम को बनाने के लिए। देखो मतलब जैसे आपके पास क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उससे रिलेटेड कौन सी सब क्लासेस है, ठीक है, कौन सी क्लास किस क्लासेस से एसोसिएटेड है, तो इस तरह के इंस्टेंसेस आप लेके चलते हो क्लास डायग्राम मॉडलिंग के लिए। तो हम लोग बेसिकली यहाँ बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनिंग क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइनिंग जब हम यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो एनालिसिस के लिए, यूएमएल यूज कर रहे हैं। और यहाँ यूएमएल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के केस में हम लोग बेसिकली दो चीजें काम में लेते हैं, एक तो सिंपल यूज केसेस और क्लास मॉडलिंग टेक्निक, ठीक है ना। तो हम जैसे एक हम लोगों ने यूज किया यूज केसेस और क्लास मॉडलिंग। यूज केसेस तो यूएमएल के अंदर हम लोग जब भी यूज केसेस को हम लोग डायग्राम यूएमएल के अंदर हम हर चीज को क्या डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उन यूज केसेस को आप जब डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हो तो वो यूज केस डायग्राम हो गया। क्लास मॉडलिंग को भी आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो क्लास डायग्राम हो जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर क्या है वो बाकी हम डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे। So thank you. That's all for today's session. If you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth, Women's University. Thank you.